इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू द मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा साइंस एंड स्पेशली फॉर द स्टैटिस्टिक्स एज वेल। फोर्थ चैप्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड था, जिसके हमने प्रीवियसली कुछ टॉपिक्स के अंदर बेसिक डेफिनेशन, सॉल्व करने की टेक्निक्स, रूल्स को जाना। 4.3 रेमन सम एंड डेफिनाइट इंटीग्रल का है। इस सेशन पे हम जानेंगे कि क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, टेक्निकली इसके क्वेश्चंस क्या हैं। लिहाजा इसी तरह से जुड़े रहें। वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो एज वी हैव सीन इन द प्रीवियसली सेशंस, जहाँ पर हमने चैप्टर 4 पे इंटीग्रेशन रूल्स जाना, अपर सम लोअर सम का कॉन्सेप्ट क्या है, एरिया अंडर द कर्व किस तरह से मालूम किया जाता है, मेथड ऑफ एक्सट्रॉक्शंस क्या है, और टेक्निकली हमें किस वक्त इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ी। तो ये टॉपिक रेमन सम से स्टार्ट होता है। सबसे पहले तो हम टेक्निकली इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, और उसके बाद डायग्रामेटिक व्यू भी देखेंगे कि डायग्रामेटिक व्यू पे हमें ये किस तरह से दिख रहा होता है। सो व्हाट डज द डेफिनेशन सेज अबाउट द रेमन सम? लेट एफ बी डिफाइन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमें एक क्लोज इंटरवल दिया गया ए बी, उसमें एक फंक्शन एफ डिफाइन है। एंड लेट डेल बी द पार्टीशन ऑफ ए बी, जबकि डेल हमारा वो एक सिंबल है हेयर जो ए और बी को पार्टीशंस में ब्रेक कर। सो गिवन दैट और गिवन बाय ए is equal to x0 which is less than x1, x1 is less than x2 till to the value of xn minus 1 which is less than xn that is equal to b as well। तो a और b इन तमाम वैल्यूज के दरमियान लाई करती है, जो कि किसका पार्ट है? एक क्लोज इंटरवल का पार्ट है। Where del of xi is the width of the ith sub interval if ci is any point in the ith sub interval that is start from xi minus 1 comma xi, then the sum is equal to f of ci del xi, okay, where x of I is less than equal to c and c is less than equal to x of I. We can say that c of I is greater than xi minus 1 and less than equal to x of I is called the Riemann sum of the function f in a partition del। ठीक है, काफ़ी टेक्निकली वर्ड्स के साथ चीज़ें लिखी हुई थी, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा, परेशान ना हो। सबसे पहले हमने वर्ड समझ लिया, अब यहाँ पर एक चीज़ हम समझते हैं कि ये जो डेल एक्स है, जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है, जब डिफरेंट रेक्टेंगल रीजन्स जब बनते हैं, तो वो बराबर होता है b माइनस ए डिवाइड बाय एन के, जिसको हम रेगुलर पार्टीशन कह रहे हैं, और इससे डबल बार डेल से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है, दैट इज इक्वल टू डेल एक्स। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को जो मैंने यहाँ पर अभी पढ़ा है, इसे हम डायग्रामेटिक व्यू से समझते हैं। ये बात समझना हमारे लिए मजीद आसान हो जाएगा। देखिए, हमारे पास एक फंक्शन है, और जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस रीजन से, और यहाँ पर जाकर एंड हो रहा है। ठीक है, यानी ये इसका इंटरवल है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ए है तो ये इसका बी इंटरवल होगा, राइट। अब हमें डेफिनेशन पे ये बताया गया था कि ए और बी क्लोज इंटरवल है, उसमें डेल और डेल एक्स की एक वैल्यूज है जो कि इस कंडीशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, ये नोटेशंस इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट के साथ। और अगर मैं डेफिनेशन पे वापस आपको लेकर चलूँ तो यही कुछ था यहाँ पर। ठीक है, आई इक्वल टू एन एफ ऑफ सी आई डेल एक्स आई। ठीक है, सी की जगह एक्स, वो तो एक कांस्टेंट टर्म है तो उसकी जगह कुछ भी लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर सी ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या किया गया, अगर आप देखें इसे, तो ये इंटरवल की वैल्यूज है जो डेफिनेशन पे भी बताई गई थी, जिसे हम एक्स ऑफ आई माइनस 1 से कह रहे थे। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, जबकि लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी 0 से 1 के दरमियान इसकी वैल्यूज मौजूद होगी। 4.7 फिगर यही है। द सब इंटरवल डोंट हैव द इक्वल विड्थ, यानी जो सब इंटरवल्स बन रहे हैं वो इक्वल विड्थ पे नहीं बन पा रहे। अब ये क्यों नहीं बन पा रहे हैं, इसको समझते हैं। सो सी आई इज द राइट एंड पॉइंट ऑफ द पार्टीशन, तो सी आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन, एंड डेल एक्स इज अ विड्थ ऑफ द ith इंटरवल। तो सी के लिए हमने आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर किया, क्योंकि फंक्शन हमारा स्क्वायर रूट के साथ था। अब डेल एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने लिखा आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस आई माइनस 1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज डेल एक्स आई की हमें इस नोटेशन से मिली है जो यहाँ पे इस रीजन्स की हैं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के रीजन्स बनेंगे तो वो इस तरह से पार्टीशंस बनेंगे। अब पार्टीशन बनाने के लिए हम बी माइनस ए डिवाइड बाय एन को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो डेल एक्स के लिए था, और ये चीज़ भी अभी मैंने आपको नीचे बताई है। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुट की जा रही है, उसके जरिए से डेल एक्स निकाला जा रहा है। अब जब इस फॉर्मूले पे वैल्यूज लिखकर, यानी इन दोनों के, इसकी वैल्यूज पे
ये जो आ रहा है यहाँ पर और इसकी वैल्यूज़ जो आ रही है, इन दोनों के दरमियान जो है हमने पार्टीशंस निकाला, जो यहाँ पर लिखा आ रहा है 2i-1 डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई किया गया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यूज़ आ गई। अब जब ये वैल्यूज़ आ गई तो हमें इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। ठीक है, क्या निकालने के लिए? रायमन सम निकालने के लिए। तो ये है एफ सी आई डेल एक्स की वैल्यूज़ आ गई, फंक्शन एफ ऑफ सी आई है जो कि स्क्वायर रूट है। अब फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने सिग्मा रूल लगाया। सिग्मा रूल के मुताबिक जो एक्स की वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर पे, क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट की वैल्यूज़ है, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया, जबकि डेल एक्स की वैल्यूज़ ये रही और ये हमारी ये जो वैल्यू है वो एक्स की है और फंक्शन जो है स्क्वायर रूट के साथ था, लिहाजा इस एक्स की जगह पर हमने लिख दिया आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 1/s स्क्वायर कांस्टेंट है, सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे सिग्मा रूल अप्लाई किया। सिग्मा रूल अप्लाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 2i स्क्वायर और माइनस आई को सेपरेट कर लिया। समेशन ऑफ आई की जगह पर थ्योरम के मुताबिक ये लिखा जा सकता है, 2i स्क्वायर की थ्योरम की जगह पे ये लिखा जा सकता है। ये मैं प्रीवियस सेशन पे बता चुका हूँ, थ्योरम्स के मुताबिक समेशन रूल किस तरह से चेंज होता है। सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट की वैल्यू n इन्फिनिटी अप्लाई की। इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद जो हमें वैल्यूज मिल रही है वो 2/3 मिल रही है, विच मीन द सम ऑफ दिस रीजन एरिया अंडर द कर्व बाय यूजिंग अ रायमन सम वैल्यूज इज इक्वल टू 2/3। ओके, सो ये पहली एग्जांपल्स थी जो डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से मैंने आपको बता दी। ठीक है, डेफिनेशन हमने जाना, सॉरी नॉट दिस वन, डेफिनेशन हमने जाना और डेल एक्स को यहाँ पे यूज़ किया। जर्नल पार्टीशंस किस तरह से बन रहे थे, पहले हमने रेगुलर पार्टीशन देखा और रेगुलर पार्टीशन के बाद हमने जर्नल पार्टीशन देखे जो इस फॉर्म पे है, ये b-n डिवाइड बाय डेल, और डेल की जगह का मतलब है डेल एक्स विच इज़ लेस देन इक्वल टू n। तो डेल एक्स की वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिल जाएगी, वो हम पुट करेंगे तो हमें जर्नल पार्टीशन की वैल्यूज़ भी यहाँ से मिल जाएगी। तो बेसिक डेफिनेशन रायमन सम का यही है जो हमने प्रीवियसली सेशंस के अंदर भी कर्व की डेफिनेशन को फाइंड करते हुए देखा था कि एरिया अंडर द कर्व, अगर आप इस फिगर को बगौर देखो दोबारा से, तो ये अपर सम के साथ है, ये अपर सम के साथ है ना। तो अपर सम के साथ की वैल्यूज़ का जब हम सम अप कर रहे हैं बाय यूजिंग आवर रायमन वैल्यूज़, तो इसे हम रायमन सम वैल्यूज़ कह रहे हैं या रायमन सम रूल कह रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट है इसी टॉपिक में वो है डेफिनाइट इंटीग्रल। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स के अंदर जब हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया तो वहाँ पर मैंने कहा था कि जब हम समेशन रूल के मुताबिक एफ ऑफ एक्स आई डेल एक्स आई लिखते हैं तो इसी चीज़ को इंटीग्रेशन फॉर्मेट पे इस तरह से लिखा जा सकता है, ए बी जो भी नोटेशन है वो, और उसके बाद एक्स डी एक्स फंक्शन। ठीक, बिल्कुल सेम यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल को इन डेप्थ बताया जा रहा है कि जो हमारे पास लिमिट वैल्यूज़ थी जो अभी हमने देखा था, अगर उस लिमिट वैल्यूज़ को सॉल्व करके एक स्पेसिफिक लिमिट वैल्यूज़ एल तक अप्रोच की जाए, यानी इसको सॉल्व करते वक्त मुझे एल की जब वैल्यूज़ मिल रही हो, तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दैट the limit exists mean there exists a real number L such that for epsilon is greater than 0 and a notation is greater than 0 so that the every partition del x is less than this one, it follows that this condition। अब जो epsilon है या फिर सिग्मा है, उन दोनों को लिमिट के रिस्पेक्ट से हम इस तरह से सॉल्व होता हुआ देखते हैं, यानी जो लिमिट की वैल्यू आई वो माइनस सिग्मा नोटेशन ऑफ द इंटीग्रेशन which is less than epsilon। तो regardless of the choice ci is the ith interval of the partition del x। ठीक है, ये डेफिनाइट इंटीग्रल की डेफिनेशन है जो ये बताती है कि एक्चुअली सिग्मा रूल बराबर होता है इस इंटीग्रेशन शेप्स के, जो आंसर इससे आ रहा है वही चीज़ आपके इंटीग्रेशन से आएगा। तो टेक्निकली द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनाइट इंटीग्रल इफ f is defined on a closed interval ab and the limits of the Riemann sum over the partition del s is equal to this। ठीक है, इसमें जो ये डेल है, ठीक है, ये डेल वही है जो डेल एक्स है और डेल एक्स बराबर है b-a डिवाइड बाय n के, ये अभी हम जान चुके हैं। एक्सिस एज डिस्क्राइब अबव द f is said to be a integrable on ab and its limit is denoted by this। यानी जब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये क्लोज इंटरवल ये है तो ये भी इंटीग्रेबल है, ठीक है, ab क्लोज इंटरवल में, तो इस चीज़ को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है, और ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। द लिमिट इज कॉल्ड अ डेफिनाइट इंटीग्रल। जो लिमिट है यहाँ पर वो डेफिनाइट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। द नंबर ए इज अ लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ नंबर बी इज अ अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन। यानी जो रेंज बनाई जाती है फंक्शन पे लाइक इस तरह से, तो ये जो रेंज है ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये एरिया अंडर द कर्व है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जो फ्रॉम द स्टार्टिंग हम देखते आ रहे हैं।
राइट। तो दो चीज़ें हमने समझ ली, रायमन सम क्या है, रायमन सम को इंटीग्रेशन या डेफिनाइट इंटीग्रल किस तरह से यूज़ करता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब कंटिन्यूटी इंप्लाइज इंटीग्रेबिलिटी क्या है। इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ अ कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल, यानी अगर मैं डिफरेंशिएशन के रिस्पेक्ट से देखूँ तो अगर एक इंटरवल इस तरह से जा रहा है और इंटरवल ए बी है, ये ए है और ये बी है और ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है कहीं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यू नहीं हो रही है, तो एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन द ए बी। तो इसी तरह से ए बी के दरमियान ये फंक्शन इंटीग्रेबल भी होगा, यानी इसका इंटीग्रल भी निकाला जा सकता है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल क्यों करेगा, क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि फंक्शन की वैल्यूज अगर एक्स स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो ये होगा 2x, और इसी चीज़ को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो इंटीग्रेट का मतलब ये है कि 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये दोबारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो जब ये कंटिन्यूअस है तो ये इंटीग्रेबल भी है, जो हमने यहाँ पर प्रूव करके भी देखा। सो देयर इज एन एग्जांपल ऑफ द इंटीग्रल एज अ लिमिट, जिसमें अपर एंड लोअर लिमिट का इस्तेमाल है, विच मीन डेफिनाइट इंटीग्रल है। 2x फंक्शन दिया गया है, लोअर लिमिट -2 है, अपर 1 है, तो हमें इंटीजर इंटरवल जो दिया गया है वो -2 से 1 दिया गया है, तो ये कंटिन्यूअस है -2 से 1, यही वजह कि इसको हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। डेल एक्स निकालना है सबसे पहले, तो डेल एक्स का फॉर्मूला होगा b - n डिवाइड बाय n। अगर इस फंक्शन को विजुलाइज किया जाए तो ये फंक्शन की विजुलाइजेशन है जो इस तरह से लाइन बना रही है। क्यों बना रही है लाइन, क्योंकि 2x एक लीनियर फंक्शन है, x की वैल्यू 1 के साथ, तो ये इस तरह से बना रही है। अब इस फंक्शन को अगर मैं अपर एंड लोअर के अप्रोच के साथ यूज़ करूँ तो ये फंक्शंस के इंटरवल्स हैं, ठीक है, जो अपर बन रहे हैं, और ये फंक्शन के वो इंटरवल है जो लोअर बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ है, इस तरह पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ है, ये इसके इंटरवल बन रहे हैं, और जबकि ये ऑरिजिन वैल्यू। अब b - a जब यहाँ पर किया गया तो b की वैल्यूज़ हो गई -2, फिर -a, तो -2 - a -3 हो गया, क्योंकि ये मॉड के साथ लिखा जा रहा होता है लाइक दिस, तो हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। 3/n जो है वो हमारे डेल एफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें c ऑफ i निकालना है, राइट हैंड पॉइंट के जरिए से इसका फॉर्मूला होता है a + i, डेल एक्स a की वैल्यू आ गई हमारे पास इस फॉर्म पे -2, तो -2 लिख दिया, डेल एक्स 3/n है, तो क्योंकि ये i के रिस्पेक्ट से है तो 3i/n लिखा जाएगा। दोनों वैल्यूज आ गई, डेल एक्स i भी निकाल लिया, c ऑफ i भी निकाल लिया। इंटीग्रेशन फंक्शन को कॉल करेंगे अपर लोअर लिमिट के साथ और उसी फॉर्म पे लिखेंगे जो अभी हमने रायमन सम के फॉर्म पे देखा था। वैल्यू लिखी, लिखने के बाद एफ ऑफ सी आई डेल एक्स लिखा, सी आई की वैल्यूज़ लिखी। फंक्शन जो है हमारा इनिशियली अगर देखा जाए वो 2x है, तो ये 2 कांस्टेंट है, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सेपरेट करके लिखूँ तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, यूँ लिख सकता हूँ। अच्छा, ये लिखने के बाद हमने क्या किया, x की जगह पर, यानी ये जो x पार्ट था इसकी जगह मैंने लिखा -2 + 3i डिवाइड बाय n, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेल एक्स भी आ गया, सी आई आ गया, और 3/n को डेल एक्स की जगह लिख दिया, यानी ये डेल एक्स हो गया ये वाला पार्ट, और ये हमारा फंक्शन हो गया क्योंकि 2x के साथ सिंप्लीफाई किया गया। सिंप्लीफाई करने के बाद कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, c/n मजीद सिंप्लीफाई किया, ये थ्योरम्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर जो हम प्रीवियस सेशन पे जान चुके हैं। सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लिमिट की वैल्यू अप्लाई की, n = इन्फिनिटी, आंसर आ गया -3। तो ये जो पार्ट था, ये कंप्लीट पार्ट, ये हमने रायमन सम के जरिए से सॉल्व किया। अब इसी चीज़ को वेरीफाई करते हैं इंटीग्रेशन रूल के ज़रिए, यानी जो काम हमने अभी रायमन सम के ज़रिए से प्रूव किया -3 के लिए। अब मैं इस पार्ट को गोइंग टू चेंज द कलर फर्स्ट, ठीक है, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है हमारा, इंटीग्रेशन रूल के ज़रिए से प्रूव करते हैं। देखें, अगर मैं इसे प्रूव करूं तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² डिवाइड बाय 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² बच जाएगा। अब x² के साथ इंटीग्रेशन जो लिमिट है वो इस तरह से हम लिखेंगे 1 n -2, ठीक है, सॉरी +1 n -2। अब अपर लिमिट 1 है तो मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस, और x² पे -2 अप्लाई होगा, तो x² -2 का हो जाएगा 4, प्लस का 4, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस का 4 यहाँ पर, जबकि माइनस जो है वो लिमिट के रिस्पेक्ट से लिखा गया है अकॉर्डिंग टू द रूल। अब जब इसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगा -3, एंड दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो वी कैन सी दैट जो इंटीग्रेशन रूल था जिसमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट अप्लाई किया गया है, आई एम श्योर कि ये फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मजीद रूल्स अभी हम अप्लाई करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू दिस वन। यही वजह है कि अभी हमने डेफिनेशन पे ये बात कही गई थी कि इन दोनों की वैल्यूज़ बराबर आती है, यानी जो चीज़ मैं रायमन सम के जरिए से प्रूव कर रहा हूँ इंटीग्रेशन पे, वही इंटीग्रेशन रूल भी हमें प्रूव करके देगा जो अपने यहाँ पर हमने प्रूव होता हुआ देखा। होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दैट। सो द अनदर थिंग एस्पेक्ट आर देयर, द डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ एरिया ऑफ द रीजन, सेम एज अबव,
क्लोज इंटरवल ए बी हमें दिया गया है और फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो मैं कह सकता हूँ कि एरिया अंडर द कर्व बराबर होगा उस एक्स की लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट की, जो रीजन हमें दिया गया है जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है, इसकी, और उस फंक्शन के जिस फंक्शन के लिए हम वो एरिया निकाल रहे हैं और जिस रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया जा रहा है वो उसके साथ लिखा जाएगा, यानी डेल एक्स डी एक्स टी वाई वट एवर द फंक्शन हैज़, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना होता है इस रिस्पेक्ट से करना होता है जैसे हम डेरिवेट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट से वाई के रिस्पेक्ट से, तो इंटीग्रेट भी उसी तरह से वेरिएबल के रिस्पेक्ट से किया जाएगा। सो अनदर एग्जाम्पल्स आर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर 4x माइनस एक्स स्क्वायर को रफ आइडिया से विजुलाइज किया जाए तो ये विजुलाइजेशन है जो हाफ पैराबोलिक फंक्शंस यहाँ पर बना रहा है, और रीजन अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूँ दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 4, ठीक है, तो ये लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया, तो क्या मैं इसकी एरिया को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन रूल पे इस तरह से लिख सकता हूँ? तो रैमन सम थोड़ा सा लार्ज फॉर्म होगा, तो मुझे प्रूवमेंट समझ में आ गई कि रैमन सम के जरिए से और इंटीग्रेट के जरिए से वैल्यूज कैसे सेम होती है, तो क्या मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन रूल अप्लाई कर सकता हूँ? जी, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे इस्तेमाल करूँगा? मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर अपॉन 2 लिखूंगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, माइनस साइन वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ठीक है, तो अब मैं इसे लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर माइनस एक्स 3, लिमिट अप्लाई कर दूंगा, लिमिट की वैल्यू 0 एंड 4 है, 4 पहले अप्लाई होगी, उसके बाद माइनस 0 का मतलब 0 ही है, तो सेम हमारी वैल्यूज़ का वो आंसर आ जाएगा जो अभी मैंने जैसे प्रीवियस स्टेप पे बताया है, ठीक है, वही चीज़, बल्कि मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये 2 को हम बाहर रखते हैं, अपर लिमिट अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो ये हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे मैं 16 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, माइनस और एक्स क्यूब 4 के रिस्पेक्ट से हो जाएगा 64, राइट, तो इस रिस्पेक्ट से माइनस के साथ मैं 0 अप्लाई करूँगा, तो इन दोनों पे जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस 0 वैसे ही लिख दूंगा, तो इसे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 64 and that will be your answer. Minus 32 will be your answer. Yeah, that's the area under the curve here. So these are the common geometrical figures are here with respect to the questions, जिसमें 4x या 4dx है, 4dx और 4x दो अलग अलग फंक्शंस के रोटेशन होंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें हम डायरेक्टली अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो dx का x हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन हमारा हो गया x, अब लिमिट अप्लाई हो जाएगी 3 and 1। रिमेंबर, अगर ये 4x dx होता तो मैं इस पे x का कर रहा होता जिस तरह से इंटीग्रेशन रूल अप्लाई होता है, बट हेयर इज नॉट x। x प्लस 2 स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन रूल है, तो इसी तरह रीजन वाइज यहाँ पर अप्लाई किया गया जैसे मैंने अभी आपको रफ आइडिया पे बताया था, ठीक है। तो पहले के सोल्यूशन को 4x लिखा गया, अपर लिमिट 3 का ये हो गया 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8 हो गया, दैट विल बी योर आंसर। द सेकेंड x प्लस 2 एरिया ऑफ द ट्रेपेजॉइड, ठीक है, ये क्या होता है ये मैं आने वाले सेशंस पे बताऊंगा ये कॉन्सेप्ट क्या है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एरिया एंड द कर्व को देख रहे हैं बाय यूजिंग अ रैमन सम रूल, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, इस पर हम बात करेंगे तफसीलन, ठीक है। तो अभी हम इंटीग्रेशन ही को अगर समझे तो ये x प्लस 2 था, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स स्क्वायर पर 2 आ गया, ट्रेपेजॉइड रूल अप्लाई किया गया और 21/2 इसका आंसर आ रहा है। जबकि सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे था, तो इस चीज़ को एरिया ऑफ द सेमी सर्कल्स के ज़रिए से फॉर्मेट से सॉल्व किया गया, लिमिट के रूल के मुताबिक, इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक 2 पाई इसका आंसर आ रहा है। इसी चीज़ को विजुलाइजेशन के रिस्पेक्ट से देखें, सेमी सर्कल इसलिए कहा गया कि जब इस फंक्शन को विजुलाइज किया गया तो वो इस तरह से विजुलाइज हो रहा है, ठीक, एक्स प्लस 2 इस तरह से हो रहा है, जबकि 4 एक कांस्टेंट है तो वो इस तरह से हो रहा है। तो 4 कांस्टेंट का मतलब ये है कि ये इसके अपर एंड लोअर लिमिट की रीजन है। जब मैं x प्लस 2 की बात कर रहा हूँ तो इसके दोनों लिमिट की वैल्यूज़ दी गई हुई थी, तो ये लिमिट रीजन था, और इसकी वैल्यूज़ जो है वो -2 से +2 की थी, तो ये रहा -2 + 2, तो ये इसका एरिया अंडर द कर्व था। तो अप्लाइड फॉर्म पर हमें एरिया अंडर द कर्व के हवाले से जानकारी मिल रही है, समझ में आ रहा है कि एक्चुअली फंक्शंस लिखे कैसे जा रहे हैं, उसके लिमिट से क्या मुराद है, रैमन सम किस तरह से वहाँ पर फुलफिल होता है, और उसका एक इक्विवेलेंट फॉर्म इंटीग्रेशन वहाँ पर किस तरह से हमें शॉर्ट फॉर्म पर फ्यू स्टेप्स पर सोल्यूशन की तरफ मूव कर रहा होता है। So there are the properties of the definite integral. What are these? If the function is defined at x equal to 1, अगर function f है जो define है x पर किसी constant values पर, तो we can say that it has the upper and lower limit a, which is f of x equal to dx equal to 1, sorry 0. यानी upper and lower limit दोनों की values अगर constant एक ही हो तो जाहिर सी बात है जब मैं upper limit को lower limit से subtract करूँगा तो दोनों values जब subtract हो जाएंगी तो आंसर हमारा क्या बनेगा, 0 ही बनेगा,
ठीक है, तो hence proved here if f a function is integrable on the closed interval a b, then we have the integration a b f of x dx is equal to minus b a f of x dx. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर वो इंटीग्रेबल है तो, और अगर मैं उसके ऑर्डर्स को चेंज कर दूं, यानी अपर a और b था, अपर लिमिट लोअर लिमिट b था, और अब मैं अपर लिमिट को b और a करूं, तो यकीनी तौर पर वैल्यूज क्या होंगी, सब्ट्रैक्शन के साथ आएंगी, क्योंकि आप एरिया रीजन्स के शेप को रिवर्स कर रहे हो, a को b की जगह, b को a की जगह ले जा रहे हो. तो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन हमारा जो इंटीग्रल रिजल्ट होगा वो नेगेटिव के साथ आ जाएगा. इसी तरह से डेफिनाइट इंटीग्रल को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे साइन एक्स डी एक्स है, इसके अपर एंड लोअर लिमिट पाई हमें दिया गया है, तो दोनों ही पाई के साथ ये वैल्यूज़ मौजूद है. तो पाई की वैल्यूज से जब पाई को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने डेफिनेशन के रूल नंबर 1 पे देखा है. इसी तरह से रूल नंबर 2 पर हम वही वैल्यूज़ को यूज़ होता हुआ देख रहे हैं जो नेगेटिव साइन के साथ है. यहाँ पर 0 और 3 था, अब 3 और 0 कर दिया गया है, तो ये माइनस साइन के साथ है, और उससे जब सॉल्व किया जाएगा दैट इज इक्वल टू -21/2 के बराबर आएगा. एडिक्टिव इंटरवल प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन पर क्या है, अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ विच हैज़ द अपर लिमिट b एंड लोअर लिमिट a f of x dx, that is equal to ca f of x dx plus b c f x dx. That's a very important thing. If the function f is integrable on the 3 closed interval, एक फंक्शन है जो इंटीग्रेबल है 3 इंटरवल्स फॉर्म पर, जो इंटरवल्स उसके दिए गए हैं वो a b एंड c है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ a से b का, तो वो बराबर होगा a से c तक का और c से b तक के इंटीग्रेशन रीजन पे. ठीक है, इस चीज़ को आप ऐसे समझ लो कि अगर मैं एडिक्टिव इंटरवल प्रॉपर्टीज अप्लाई करूँ इस फंक्शन पे, तो मॉड ऑफ x है 1 से -1 के दरमियान है, इसकी वैल्यूज़ को मैं 0 -1 एंड 1 0 की वैल्यूज़ पर इस तरह से लिख सकता हूँ, विच इज़ इक्वल टू 1 एज वेल. और इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ भी 1 ही आएगी. ठीक, तो हेंस प्रूव्ड है. और इसी चीज़ को जो है वो इस इमेज पे भी दिखाया जा रहा है, जो अगर आप इस डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से देखें तो 3 इंटरवल्स हैं a b, और ये c वो इंटरवल है जिसमें हमारा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है, जो डेफिनेशन ने हमें बताया. तो इसका सम जो है वो देखिए इस कंप्लीट रीजन के बराबर है. a b जो है वो कंप्लीट रीजन है. जब a b कंप्लीट रीजन है तो इसका मतलब ये हुआ a से c और c से b, इन दोनों का सम यही वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा. यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही. होप यू अंडरस्टैंड. दैट्स द रूल यू कैन से, और द एडिक्टिव रूल्स इन द इंटीग्रेशन. द सेकंड नेक्स्ट थिंग इज देयर, जिस तरह से हम डेरिवेटिव पे रूल अप्लाई करते थे, प्लस माइनस का क्वोशन रूल, बिल्कुल इसी तरह से डेफिनाइट इंटीग्रल के अंदर भी प्लस माइनस रूल को अप्लाई किया जा सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ फंक्शन दिया जाए जिसमें b और a अपर लोअर लिमिट है, तो मैं k को सेपरेट कर लूँगा जिस तरह डेरिवेटिव में भी हम किया करते थे, और f ऑफ x पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाएगा और उस पर लिमिट अप्लाई कर दिया जाएगा. अगर दो फंक्शन प्लस माइनस के साथ लिखे गए हैं तो पहले मैं उसे इंटीग्रेट करूँगा, जब ये इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उसके बाद इंटीग्रेट होने के बाद मैं उसे ऐड करूँगा. जैसे आप देख रहे हो कि एफ ऑफ एक्स को सेपरेट कर दिया और जी ऑफ एक्स को हमने सेपरेट कर दिया. ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्लीट वर्किंग होगी इंटीग्रेशन की, अगर डेफिनाइट इंटीग्रल आपको इस तरह से दिया जा रहा होगा. एक एग्जांपल दी गई है हमें फंक्शन दिया गया है, इसमें -x² + 4x - 3 है. मैं चाहूँ तो बिल्कुल सेम अबव रूल की तरह इसे अलग अलग कर सकता हूँ. -x² को सेपरेट कर लिया, 4x को अलग कर लिया, -3 को सेम इंटीग्रेशन के साथ लिखा, तीनों को सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद तीनों के जो आंसर आ रहे हैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, जो भी इस ऑपरेटर के साथ है, तो देयर इज आंसर -4/3, विच मीन द एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस फंक्शन विल बी 4/3. So the if g, f and g are continuous on the closed interval a b, it's also satisfied this one. Yani f of x is greater than equal to 0 and less than equal to g of x. So here are the function here that is shows how the function is involved in this notations or in this form. तो ये functions है और ये हमेशा जो function f of x की value होगी वो greater than 0 होगी और less than equal to g of x होगी. And the last thing is the preservation of the inequalities. अब ये कॉन्सेप्ट क्या है? इफ f is a integrable on a non-negative or the n non-negative on the closed interval a b, ठीक है, यानी फंक्शन हमारा इंटीग्रेबल है और नॉन नेगेटिव है वो क्लोज इंटरवल ए बी में, तो जो जीरो है वो लेस देन इक्वल होगा ए बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स से. ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखना है कि हमेशा जो जीरो की वैल्यू होगी वो या तो लेस देन होगी या बराबर होगी उस फंक्शन की जो हमें दी गई है. द सेकेंड वन, इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी and f of x is less than equal to g of x for every x in a closed interval a b, then you can say that कि जो function होगा
अब उसका इंटीग्रेबल लेस देन इक्वल होगा ए बी जी ऑफ एक्स से, यानी दो अलग अलग फंक्शन है और अगर वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स लेस देन होगा या बराबर होगा नेक्स्ट वाले फंक्शंस के जो यहाँ पर मौजूद है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी 4.3 जिसमें हमने जाना कि रामन सम क्या है, डेफिनाइट इंटीग्रल क्या है, अपर लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है और वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्शनल व्यू को हम रियल लाइफ एप्लीकेशन पे इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं कि जहाँ जहाँ पर इंटीग्रेशन रूल अप्लाई हो रहा है कि एरिया अंडर द कर्व को हम किस तरह से निकाल रहे होते हैं, उसके रीजन वैल्यूज़ किस तरह से निकाली जा रही होती है, उसमें रूल्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं और रामन सम हमें किस तरह से इक्विवेलेंट इंटीग्रल फॉर्म दे रहा होता है, जो कि हमने प्रूव करके भी देखा। लेकिन फिर भी कोई सवाल है, कुछ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेशन पर मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको पर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको यूज़फुल मैनर पर मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन पे हम 4.4 पे जाएंगे जहाँ पर हम थ्योरम्स के मज़ीद रूल्स को डिस्कस करेंगे जो कैलकुलस के लिए या इंटीग्रेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ द मशीन लर्निंग डीप लर्निंग इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी तरह से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें आपको मिलती रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं, सी यू देयर।